हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतरीन से होंगे और अच्छे से होंगे। बीएसईबी इजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का 5 चैप्टर जो कि है क्लास 12 का। और इस 5 चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग की प्राथमिक क्रियाएं क्या क्या होती है, यानी वो कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज होती है जिससे मानव अपना आय अर्जित करता है, अपना रुपया पैसा यानी कमाता है और अपना जीवन शैली को बेहतर से बेहतर जीता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रिया प्राइमरी एक्टिविटीज किसे कहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज किसे कहते हैं। तो इसमें हम ये समझेंगे कि मानव क्रिया क्या होती है, मानव क्रिया क्या होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मानव क्रियाओं का वर्गीकरण, यानी मनुष्य जो भी काम करता है उसको किस प्रकार बांटा गया, उसको किस प्रकार डिवाइड किया गया है, इसको आज हम लोग बेहतरीन से देखने वाले हैं। उसके बाद है आखेट एवं भोजन संग्रह। आखेट बोले तो यानी शिकार करना, आखेट बोले तो शिकार करना, और भोजन संग्रह यानी खाने पीने की चीजों को पहले के जमाने आदि काल में लोग क्या करते थे, जमा करके रखते थे, इकट्ठा करके रखते थे। उसके बाद है खनन। खनन बोले तो माइनिंग, बड़े बड़े खदानों में टनल के द्वारा यानी माइनिंग किया जाता है। खदानों में खनिजों को निकाला जाता है, खोद करके बड़े बड़े मशीनों के द्वारा उसको निकाला जाता है, जो भी यानी खनिज पदार्थ यानी भूगर्भ के नीचे दबा हुआ है। उसके बाद देखेंगे कि कृषि, यानी 5 चैप्टर में ये सब टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला है कि मानव क्रिया क्या है, मानव क्रियाएं क्या है। तो मनुष्य अपनी जीविका यानी लिवलीहुड चलाने या अपने जीवन यापन के लिए, जीवन यापन के जीने के लिए जो कार्य करता है उन्हें मानव क्रिया कहा जाता है। यानी मनुष्य जो भी काम करता है, जो अपने जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, तो उस काम को क्या कहते हैं कि मानव क्रिया कहा जाता है। उस काम को मानव क्रिया। अगर कोई कृषि करता है, कोई कृषि करता है टी बगान में, चाय के बगान में, तो वो उसका अपना ऐसा क्रिया हुआ जिससे उसका कुछ आय अर्जित होगा और वो अपना जीवन शैली जी सकेगा। और कोई खेती करता है, यानी मनुष्य जो भी ऐसा काम करता है जिससे उसका जीवन यापन चलता है, तो वो काम क्या होता है, वो काम आपका ये होता है, यानी मनुष्य जो भी कार्य करता है, मनुष्य जो भी काम करता है, जो भी कार्य करता है जिससे उसका जीवन शैली चलता है, उसको मानव क्रिया कहा जाता है। उसके बाद जैसे में देखेंगे कि कृषि, यानी कृषि करना, खेती बाड़ी करना। खनन बोले तो बड़े बड़े खदानों में, कोयले के खदानों में, तेल के रिफाइनरी में उसको माइनिंग करना। पशुचारण बोले तो जानवरों को चराना। पहले के लोग जानवर को सिर्फ मार करके खाते थे, लेकिन जब उसका भी जनसंख्या बढ़ा, वो लोग भी बातों को समझने लगा। उसके बाद वो क्या किया कि पशुचरण करने लगे, पशुओं को पालने लगे। उसके बाद व्यापार यानी बिजनेस, चिकित्सा, शिक्षा आदि इन कार्यों को करता है अपनी जीवन शैली चलाने के लिए, और इन्हीं कार्यों को मानव क्रिया कहा जाता है। अब हम लोग समझेंगे, नोट में देखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज यानी मानव की क्रियाएं तो सिर्फ काम नहीं है, यानी मानव जो भी काम करता है वो सिर्फ काम नहीं है, बल्कि इंसान की हर वो सोच, हर एक्शन और डिसीजन एक एक्टिविटी है जो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। यानी मानव जो भी काम करता है अपना जीवन शैली को चलाने के लिए, सिर्फ वो एक काम नहीं है, क्योंकि वो अगर वो हर एक बात को सोचता है दुनिया को आगे ले जाने के लिए, किसी और सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, और अपना जो भी कार्य होता है उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। तो जैसे देख सकते हैं आप लोग कि एपीजे अब्दुल कलाम था, तो उन्होंने सोचा कि हमको मिसाइल बनाना जरूरी है ताकि हमारे देश को कोई डरा धमका ना सके, हमारे देश को कोई डरा धमका ना सके। और आज के दौर में स्पेस एक्स यानी ये बहुत ही बड़ी कंपनी हो गई है। किसके हिसाब से, यानी इसका रॉकेट जाता है चांद पर, फिर इसको यानी रीयूज किया जाता है, वो एक बार में खत्म नहीं होता है। यानी ये लोग ने सोचा कि दुनिया को आगे बदलना है। यानी कहने का मतलब ये है कि मानव एक्टिविटीज, ह्यूमन जो भी कार्य करता है वो सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि दुनिया को बदलने का ताकत रखता है। मनुष्य ही वो चीज है जो दुनिया में हर नामुमकिन काम को भी कर सकता है अगर वो चाहे तो देखेंगे कि मानव, नंबर 2 पर है कि मानव क्रियाओं का वर्गीकरण, यानी मनुष्य जो भी काम करता है वो किस प्रकार को उसको हम बांटते हैं। तो देखेंगे कि मानव क्रियाओं को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। यानी मानव का जो क्रिया है, जो काम है, उसको मेनली 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आर्थिक क्रिया, यानी आर्थिक क्रिया हम लोग बोलेंगे तो ऐसा क्रिया जिनसे मानव को आय प्राप्त हो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। कोई भी काम जिससे मानव को रुपया पैसा आए, उसको यानी आय इनकम हो, आय प्राप्त हो, तो उसको हम लोग कहेंगे आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया। अब है दूसरा नंबर, पहला नंबर में कि प्राथमिक क्रिया। अब प्राथमिक प्राइमरी एक्टिविटीज जो है ऐसी क्रिया जिनके द्वारा मनुष्य सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुएं प्राप्त करता है, उसे प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। यानी प्राथमिक क्रिया बोले तो ऐसा काम जिससे मनुष्य सीधे तौर पर प्राकृतिक नेचर से जुड़ा रहता है, प्राकृतिक से जुड़ा रहता है और उससे वस्तुएं प्राप्त करता है, तो उसे प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। जैसे आपका कृषि बोले तो नेचर से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है खनन होगा, क्योंकि कोई भी पदार्थ, कोई भी यानी कोयला को कोई बना नहीं सकता है, कोयला को कोई बना नहीं सकता है, जो भूगर्भ के अंदर लाखों करोड़ों सालों से जो पड़ा हुआ है, जो मानव अभी अपनी तकनीक के सहारे उसको बाहर निकाल करके अपने दिन यानी आवश्यकता अनुसार यूज करता है। उसके बाद है वनस्पति, जंगल, ये भी प्राकृतिक होगा, जल होगा, भूमि इत्यादि। यानी प्राथमिक क्रिया बोले ऐसा क्रिया जिससे मानव सीधे तौर पर प्राकृतिक से जुड़ा हुआ हो, उससे प्राकृतिक का एक बॉन्ड बना हुआ हो, उस क्रिया को क्या कहेंगे, प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। उसके बाद है द्वितीयक क्रिया, बोले तो सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होता है, तो ऐसी क्रिया जिनमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके अन्य चीजें बनाई जाती है, उसे द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। यानी समझने वाली बात यह है कि द्वितीयक क्रिया उसको कहेंगे यानी प्राकृतिक, यानी प्राथमिक क्षेत्र से ही सामान को प्राप्त किया जाता है। जैसे कृषि को अगर प्राप्त किया जाए, अगर गेहूं पैदा हुआ, गेहूं को अगर उपजाया जाता है तो गेहूं से आटा बनाया जाता है। यानी इस क्षेत्र में इसको यह कहा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में उपयोग करना, उसको कहा जाता है उपयोग करके अपने आवश्यकता अनुसार उसको यूज करना, तो उसको द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। जैसे लोहे को गलाकर इस्पात का यंत्र बनाना, यानी जो लोहा होता है जो भूगर्भ के अंदर बसा हुआ है, जिसको अपने तकनीक के सहारे मनुष्य ने निकालता है, तो उसको यानी गला करके क्या बनाता है, इस्पात का यंत्र बना जाता है। इस्पात का यंत्र बनाना और गेहूं से आटा बनाना, क्योंकि गेहूं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन द्वितीयक क्षेत्र में क्या किया जाता है कि कच्चे माल को उसका उपयोग करके अन्य चीजें बनाया जाना, उसका भी उसी चीज का दूसरा कोई प्रोडक्ट तैयार करना, वो द्वितीयक क्रिया में आपका आ जाएगा।
और लकड़ी से कागज या फर्नीचर बनाना, ये भी होगा आपका द्वितीयक क्रिया में। कपास हुआ, ऊन से यानी रेशम बोले तो रेशम से वस्त्र का निर्माण करना, यानी प्राथमिक के द्वारा प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक क्रियाओं में जिन चीजों का यूज हुआ है उन चीजों को इसमें ले आकर के क्या करना पड़ता है कि कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, फिर उसको नई चीजों में तब्दील किया जाता है, नई चीजें बनाई जाती है, तो उसको हम लोग द्वितीयक क्रिया बोले तो सेकेंडरी एक्टिविटीज कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि तृतीयक क्रिया क्या होता है। तो ऐसा क्रिया जिसमें मानव, ऐसा क्रिया जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लोगों अथवा उद्योगपतियों तक पहुंचाना तृतीयक क्रिया कहलाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र से प्राप्त जो भी वस्तुएं होती है, अब उसको पहुंचाना भी तो होगा, तो उसको यानी लोगों और उद्योगपति बोले तो बड़े बड़े फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं उन लोगों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, तृतीयक क्रिया। और ये कैसे पहुंचाया जा सकता है, तो परिवहन यानी यातायात के द्वारा, बड़े बड़े ट्रकों के द्वारा एक सामान को दूसरे सामान में ले जाया जाता है, और एक देश का सामान को दूसरे सामान में, दूसरे विश्व बाजार में ले जाया जाता है। उसके बाद संचार, वितरण इत्यादि। अगर ट्रकों के द्वारा सामान को ले जाया जाता है तो ये तृतीयक क्षेत्र में होगा, तृतीयक क्रिया होगा, क्योंकि इस ट्रक में जो सामान आता है वो प्राथमिक और द्वितीयक से पहले प्राथमिक, उसके बाद द्वितीयक क्रिया में आता है। उसका कच्चे माल को क्या किया जाता है, उसको फिर यूज करके कच्चे माल के रूप में यूज करके नई चीजें बनाया जाता है। फिर उसको तृतीयक क्षेत्र के द्वारा, तृतीयक क्रिया के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन बांट दिया जाता है, यानी बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया जाता है, और सेल्समैन के द्वारा उसको बाजारों में सेल कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चतुर्थक क्रिया, नंबर 4 में क्या है कि चतुर्थक क्रिया क्या है, तो ऐसा क्रिया जो ज्ञान बोले तो नॉलेज, सूचना बोले तो इंफॉर्मेशन और तकनीक टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। यानी चतुर्थक क्रिया उस क्रिया को कहेंगे जिसमें किसी क्रिया का जरूरत ना हो, लेकिन यह क्रिया किस पर निर्भर है, ज्ञान पर निर्भर है, नॉलेज पर निर्भर है, और साइंस बोले तो तकनीक पर निर्भर है। यानी ऐसा क्रिया जो ज्ञान और सूचना, इंफॉर्मेशन, नॉलेज इस पर आधारित हो, उसे क्या कहते हैं, चतुर्थक क्रिया। जैसे आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर बनाना, ये खेती-बाड़ी किसान काम नहीं कर सकता है, उसको पहले यानी ज्ञान बनना पड़ेगा, यानी नॉलेजेबल बनना पड़ेगा, एक ज्ञानी व्यक्ति बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद वही वो ना एक सॉफ्टवेयर बना सकता है। उसके बाद रिसर्च बोले तो नई खोज करना, नई चीजों का खोज करना, जैसे किसी मशीन का यानी हम लोग आविष्कार करते हैं, किसी और चीज का बल्ब का आविष्कार करते हैं, तो वो किस पे आ गया, चतुर्थक क्रिया में। जैसे साइंस के द्वारा नई चीजों का खोज करना, और सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलप करना। उसके बाद विश्वविद्यालय यानी वैज्ञानिक कार्य, एजुकेशन, साइंटिफिक वर्क और एजुकेशन, शिक्षा पढ़ाना, ये सब किसमें आ जाएगा, चतुर्थक क्रिया। बोले तो ऐसा क्रिया जो ज्ञान सूचना और वैज्ञानिक कार्य पर आधारित हो, उन कार्यों को हम लोग चतुर्थक क्रिया कहा जाता है और कहते हैं। अब देखेंगे तीसरा नंबर पे है कि आखेट एवं भोजन संग्रह। देखो आखेट का मतलब ये होता है, आखेट का मतलब होता है शिकार करना। आखेट का मतलब क्या होता है कि जानवरों को मार करके उसका मांस प्राप्त करना, उसका शिकार करना। पहले आदिम काल में जो व्यक्ति रहते थे, जो मानव रहते थे, वो इसी प्रकार करते थे, क्योंकि उस समय पॉपुलेशन उतना बढ़ा नहीं था, आवश्यकता उतना था नहीं, तो यही किया करते थे। यानी आखेट एवं भोजन संग्रह बोले तो ये लोग शिकार भी करते थे और उसका कुछ हिस्सा बचा करके भी रखते थे, जंगलों से भी कंदमूल वगैरह खाते थे। तो आखेट तथा भोजन संग्रह मानव द्वारा की जाने वाली प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है। ये बहुत ही पहले की बात है, यानी प्राचीनतम बोले तो बहुत ही पुरानी बात है, जिसमें मनुष्य क्या करते थे कि जानवरों का शिकार करते थे, जंगल में रहते थे, और यानी उसका शिकार करके सिर्फ उससे मांस प्राप्त नहीं करते थे, बल्कि उसके चमड़ा, जो भी उसका चमड़ा होता था, उसको ये लोग क्या करते थे, और पत्तियों को भी पहनते थे, चमड़ा को भी अपने वस्त्र के रूप में पहनते थे। और जानवरों का जो शिकार करते थे, ये लोग पत्थरों का हथियार सबसे पहले बनाया था। उसके बाद ताम्रपाषाण युग आया, तांबा का यूज किया इन लोगों ने, यानी हथियार सबसे पहले पत्थरों का बनाया था। मानव सभ्यता के आरंभिक युग आदिमकालीन, मानव सभ्यता का सबसे आरंभिक युग क्या होगा, तो आदिमकालीन युग। मानव अपने जीवन निर्वाह मतलब होता है बीतना, चलाना, निर्वाह के लिए समीपवर्ती यानी निकटवर्ती, जो करीबी होता है, वातावरण पर निर्भर रहते थे। अभी क्या होता है कि अगर अपना देश में नहीं हुआ रोजी रोटी तो अदर देश में चला गया, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। जिस कबीला, जिस समूह के अंदर रहता था, उसी माहौल में उसको ढलना अनिवार्य है, नहीं तो फिर जंगल में भटकना पड़ता था। तो ये लोग अपने समीपवर्ती, अपने वातावरण, जो नजदीक का वातावरण, जो माहौल था, उसी में ये लोग निर्भर रहते थे। तो निर्भर रहते तो खाते क्या थे, तो जानवरों का आखेट यानी शिकार करते थे, उससे मांस प्राप्त करते थे और उसके चमड़े को वस्त्र के रूप में पहनते थे। आदिमकालीन युग में मानव अपना जीवन शैली निर्वाह दो तरह से करते थे, यानी ये लोग जो जीवन शैली अपना जीवन व्यतीत करते थे, डेली लाइफ जो जीते थे आदिमकालीन युग में, तो ये लोग दो तरह से करते थे। तो पहला होगा पशुओं का आखेट करके, यानी पशुओं को शिकार करके उनसे मांस प्राप्त होगा तो लोग खाता था। उसके बाद है नजदीकी जंगलों से कंदमूल एवं फल और कुछ पौधे जो खाने योग्य होते थे, इन सबको खा करके इन लोग जीवन बसर करते थे। इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उस समय उतना जनसंख्या था ही नहीं। और आखेट एवं भोजन संग्रह मानव इतिहास का सबसे पुराना जीवन यापन तरीका रहा है। आखेट और भोजन संग्रह जो है बहुत ही पुराना इतिहास है, बहुत ही पुराना इतिहास का तरीका रहा है। अब देखेंगे हम लोग कि आखेट एवं भोजन संग्रह पुरापाषाण काल में होता था। यानी ये जो प्रक्रिया होता था आखेट और शिकार जो करता था, वो किस काल में होता था, तो पुरापाषाण काल में होता था। इस समय के लोग घुमंतु होते थे। घुमंतु बोले तो ये लोग एक जगह नहीं रहते थे, ये लोग अगर इस जगह खाना खत्म हो गया तो दूसरे जगह चले जाते थे, अपने जानवरों को लेकर के, अपने पूरे कबीले को लेकर के। और ये लोग पारिवारिक रूप से नहीं, सामूहिक रूप से रहा करते थे। सामूहिक बोले तो एक समूह के अंदर रहा करते थे, क्योंकि शिकार अकेला कोई नहीं कर सकता है, इसलिए लोग झुंड बना करके रहते थे। और अगर किसी क्षेत्र में अगर खाना भोजन खत्म हो गया तो दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे, यानी इन लोगों का कोई निश्चित स्थान नहीं होता था। अब है कि आखेट एवं भोजन संग्रह पुरापाषाण काल में होता था। इस समय के लोग घुमंतु होते थे, यानी एक जगह स्थायी नहीं रहते थे। इन लोगों का कोई परमानेंट जगह, कोई परमानेंट फिक्स जगह नहीं होता था। अब है 5वां नंबर पे कि पशुचारण, यानी जानवरों को पालना। तो जानवरों को पालना और उन्हें चरने के लिए ले जाना पशुचारण कहलाता है। तो इसमें लोग जानवरों को पालते थे, यानी जब शिकार करते थे, जब इन लोगों को अनुभव हुआ कि हम लोग का भी जनसंख्या बढ़ रहा है, सिर्फ जानवरों को मार के खा जाने से नहीं होगा, इन लोगों ने क्या किया कि जानवरों को पालना स्टार्ट किया, पालतू जानवरों को। उसके बाद
उन्हें घास वाले क्षेत्रों में चराने के लिए ले जाते थे, उन्हें घास वाले क्षेत्रों में चराने के लिए ले जाते थे और उनसे ये लोग दूध प्राप्त करता था, मांस होता था और चमड़े का उपयोग यानी वस्त्र के रूप में किया करता था इन जानवरों को, पालतू जानवरों का। अब जो है नोट में एक बात यह है कि शिकार पर निर्भर आदिम मानव समूहों ने जनसंख्या के बढ़ने का अनुभव किया, यानी लोगों ने देखा अपने समूह के अंदर कि जनसंख्या अब बढ़ रहा है, तो क्या किया, अनुभव किया कि उनका भरण पोषण यानी वो लोग खाना पीना भरण पोषण जो है केवल शिकार से प्राप्त नहीं हो सकता, भोजन एवं सामग्री से नहीं हो सकता। तब लोगों ने पशुपालन शुरू किया। जब इन लोगों को अनुभव हुआ कि हमारे कबीला, हमारा जो ये समूह है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जनसंख्या, तो इन लोगों ने सिर्फ शिकार पर निर्भर नहीं रहा बल्कि जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। अब है कि आखेट एवं भोजन संग्रह की विशेषताएं, यानी क्या क्या विशेषता थी इस प्रक्रिया में, इस आखेट एवं भोजन संग्रह में। तो नंबर 1 पर है कि लोग एक जगह अस्थायी नहीं होते थे, यानी पूरा पाषाण काल में लोग एक जगह अस्थायी नहीं होते थे। उसके बाद है पूरी तरह जंगल पर और प्राकृतिक चीजों पर निर्भर रहते थे। ये लोग पूरी तरह जंगलों और प्राकृतिक चीजों पर निर्भर रहते थे। तालाब का पानी पीता था और जंगल में जो जानवर थे उसका आखेट शिकार करके लोग मांस और चमड़ा प्राप्त करते थे। उसके बाद है जानवरों का शिकार, यानी जानवरों को मारना इन लोगों का काम था। उसके बाद है लोग परिवार या छोटे समूह, और समूह में कम से कम 20 से 30 लोग रहते थे, क्योंकि ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, ये लोग समूह बनाकर इसलिए रहते थे शिकार करने में आसानी हो, और जंगली जानवरों का भी लोगों का खतरा नहीं था। यानी आदिमकालीन लोग जो थे, आदिमकालीन जो युग था उस जमाने में क्या होता था, उन लोगों का शरीर में बाल बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि वस्त्र नहीं था। जब बर्फबारी होती थी तो वो लोग बर्फ के कारण यानी बाल सब उसको बचाता था, और ये जेनेटिक्स आज भी हो रहा है लेकिन बहुत ही कम हो गया है। और ये लोग समूह में रहते थे, जिसमें एक समूह में कम से कम 20 से 30 लोग रहते थे। और 5वां नंबर है कि पत्थर, लकड़ी और ठंडी यानी औजार, पत्थर और लकड़ी का औजार बनाया जाता था। पत्थर और लकड़ी का औजार बनाते थे, क्योंकि उस समय जो था मेटल वगैरह का खोज नहीं हुआ था। उसके बाद इन लोगों ने सबसे पहले तांबा का यूज किया था मेटल में। अब है कि कृषि किस प्रकार होता था, तो एक पर है कि आदिम निर्वाह कृषि, जिसमें आदिम निर्वाह कृषि में यह बताया समझाया जाता है कि आदिम निर्वाह कृषि सिर्फ उसमें जीवन शैली चल सके, यानी जो भी अनाज उपजेगा उससे सिर्फ अपना परिवार का भरण पोषण हो सके। तो बहुत पुरानी और सरल खेती है, ये बहुत ही पुरानी और सरल खेती है, जिसमें खुरपी और कुदाल ज्यादा यूज होता था। ट्रैक्टर वगैरह उस समय उतना था भी नहीं। क्या था, क्योंकि ये लोग पुरा पाषाण काल के लोग थे। उसके बाद है कि इस प्रकार की खेती छोटे क्षेत्रों में की जाती थी, यानी बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत ही ज्यादा व्यापक में फैलाव नहीं था। उसके बाद है इसमें सिर्फ परिवार के खाने के लिए कृषि किया जाता था, यानी इन लोगों का ये उद्देश्य नहीं था कि हम लोग किस फसल को बेचेंगे उससे कुछ आय होगा, वो माहौल ही नहीं था। तो इन लोगों का उद्देश्य था कि ऐसा कृषि, यानी आदिम निर्वाह बोले तो जीवन चलाने वाला कृषि, वो कृषि जिसमें परिवार का भरण पोषण हो, उसे आदिम निर्वाह कृषि कहा जाता है। उसके बाद है गहन कृषि, ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। गहन कृषि ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है, छोटे जमीन पर ज्यादा मेहनत, जैसे भारत और चीन, क्योंकि भारत और चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाया जाता है। उसके बाद है व्यापक कृषि, बड़े बड़े खेतों में होता है ये व्यापक कृषि, बहुत ही बड़े बड़े हेक्टेयर, जैसे 100 हेक्टेयर में किया जाता है कम से कम। उसके बाद है आधुनिक मशीनों का उपयोग ज्यादा होता है व्यापक कृषि में। आधुनिक मशीनों का उपयोग यानी मॉडर्न का जो मशीनरी आया है उसका उपयोग ज्यादा होने लगा, जैसे स्प्रे में, उसके बाद बुआई में, कटाई में, यानी मनुष्य कम ही काम करते हैं व्यापक कृषि में। कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होता है कृषि, जैसे यूएसए हुआ, उसके बाद कनाडा और एटीसी, क्योंकि ये जो देश है ये विकसित देश है, इसके पास टेक्नोलॉजी भी ज्यादा है, तो ये लोग मशीनों का उपयोग भी ज्यादा करते हैं, और ये लोग समृद्ध है, ये लोग समृद्ध वाला देश है, इसमें उतना दिक्कत नहीं होता है व्यापक कृषि के लिए। अब है नंबर 4 में वाणिज्य कृषि, तो बाजार में व्यापार के लिए, वाणिज्य कृषि बिजनेस के लिए किया जाता है। व्यापार के लिए आधुनिक तकनीक, मशीन और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, यानी रासायनिक खाद वगैरह का इसमें ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जो भी आधुनिक जो दवाइयां निकली है कृषि के लिए उसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। ज्यादा लाभ कमाने पर ध्यान, यानी इस कृषि का ज्यादा यानी हुआ कि प्रॉफिट ज्यादा हो, यानी इनकम ज्यादा है। इस कृषि, वाणिज्य कृषि का एक ही मकसद होता है कि इनकम ज्यादा हो। उसके बाद है रोपण कृषि, एक फसल बड़े क्षेत्रों में, जैसे चाय और कॉफी का बगान इतना बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है इन लोगों का, यानी अगर चाय एक बार लगा दिया वो लगभग 10 से 20 साल तक चलता है, एक ही पौधा, वो निकलते रहता है कलियां उसका। रोपण कृषि फसल बड़े क्षेत्रों में किया जाता है, ये बहुत ही बड़े क्षेत्रों में और सीढ़ीनुमा भी किया जाता है। अब है खनन बोले तो माइनिंग, छठा नंबर में यह है कि खनन, माइनिंग, यानी देखेंगे माइनिंग को तो भूगर्भ से प्राकृतिक अवस्था में, भूगर्भ बोले तो जमीन के अंदर जो भी पदार्थ पड़े हुए हैं लाखों करोड़ों वर्ष से, तो उसको क्या किया जाता है, प्राकृतिक अवस्था में मौजूद पदार्थ जिसमें मानव अपने तकनीक के सहारे खुदाई करके आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाता है, उसे क्या कहा जाता है कि खनन कहा जाता है। यानी भूगर्भ के अंदर पड़ा हुआ वो प्राकृतिक पदार्थ जिसे मानव अपने तकनीक के सहारे बाहर निकालता है, खुदाई करके, टनल को बना करके, बड़े बड़े सुरंग को बना करके, जैसे कोयला हुआ, तेल हुआ। उसके बाद क्रूड ऑयल, जो तेल होता है वो क्रूड ऑयल बोला जाता है, वो बहुत ही गाढ़ टाइप का रहता है, लेकिन उसको परिष्कृत किया जाता है, उसके बाद उसको फिर यूज में लेके आते हैं। जैसे कोयला, इसका भी अलग अलग प्रकार है, तेल, लोहा हुआ, सोना, तेल, ये सब क्या किया जाता है कि तकनीक के सहारे इसको बाहर निकाला जाता है, रिसाइकलिंग करके फिर उसको क्या किया जाता है, डेली यूज में लेके आते हैं। अब है प्रागैतिहासिक काल में मानव औजार हथियार बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग किया जाता था। यानी प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था कि मानव अपने औजार और हथियार के रूप में किसका उपयोग, तो पत्थरों का उपयोग किया जाता था, चट्टानों का, पत्थरों का उपयोग किया जाता था। और यह काल पाषाण युग, स्टोन एज कहलाता है, यानी उस एज को क्या कहा जाता है, उस काल को पाषाण युग या फिर स्टोन एज कहा जाता है। मानव ने सबसे पहले धातु में तांबा का प्रयोग किया था, यानी जो आदिमकालीन लोग थे अगर वो धातु में सबसे पहले यूज का बात बोलेगा तो वो कौन सा धातु होगा, तो वो होगा आपका तांबा। वो तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया था पत्थर के बाद, सबसे पहले पत्थर का, लेकिन धातु में मेटल में बोलेगा तो तांबा का सबसे पहले उपयोग किया था, एवं इसे ताम्र युग कहा गया, अब है कि खनिज की प्रकृति तथा उसकी उपस्थिति की अवस्था के आधार पर खनन दो प्रकार
खनन दो विधियों में किया जाता है, यानी खनिज किस अवस्था में है, प्राकृतिक अवस्था में है, तो उस अवस्था के आधार पर उसका जो खनन किया जाता है, उसको जो बाहर निकाला जाता है जमीन के अंदर से, तो दो विधियों में निकाला जाता है। तो दो विधि क्या क्या होंगे? पहला है कि धरातलीय खनन। धरातलीय खनन जो जमीन के ऊपर वाला हिस्सा में हो, उसका ऐसा खनन जिसमें मिट्टी और उसके बाहरी परत को पहले हटाया जाता है। यानी इस खनन में क्या किया जाता है, इस विधि में मिट्टी और उसका जो बाहरी परत होता है उसको पहले हटाया जाता है और बाद में खनन करके खनिजों को प्राप्त किया जाता है, और इसमें लागत कम होता है क्योंकि यह पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा में होता है। उसके बाद है धरातलीय खनन, यानी ये होगा धरातलीय खनन और ये होगा आपका भूगर्भीय खनन। भूगर्भीय, ये होगा आपका भूगर्भीय खनन। इस खनन में खनिजों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी में गहरा सुरंग, टनल खोदा जाता है। यानी अगर कोयला बहुत ही ज्यादा, उसको मशीन डिटेक्टर के द्वारा उसको जांच किया जाता है कि कितना गहराई में है, तो उसके लिए बड़े बड़े मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि गहरा टनल खोदा जाता है, सुरंग खोदा जाता है, एवं इसमें आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है और इसमें लागत बहुत ज्यादा आता है। इसमें लागत जो होता है, इनकम, बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।